बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना हुसैर हूँ। नादरकाम पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारा बयानिया ये था, हमारा नज़रिया ये था कि हम इस्लाम के नाम पर एक अलग रियासत बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो औरतों बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, जो लोगों को नंगा किया जा रहा है, ये कायद अज़म का नज़रिया नहीं था। अनफॉर्चुनेटली कि आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वही कुछ किया है जो दुश्मन हमारे साथ करते हैं। तो आज अचानक से जनाब फौजी अदालतों जो जेल बनी हुई हैं उनमें खौफनाक तरीन वारदात डाली गई है, खौफनाक तरीन वारदात पकड़ी भी जा चुकी है। जनाब ये क्या हो गया है जनरल आसिम अली साहब, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त फौजी जेलों के अंदर की सूरत हाल क्या है और फिर किस किस की सजाएं माफ हो गई। एक अहम तरीन फौजी जनरल जो हैं उसकी सजा माफ करके सिविलियंस के ऊपर किस तरह जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी है। आज कुछ अनोखा वाकया जनाब मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं जिसने इस दिल दहला के रख दिए हैं। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज की गंदी वीडियो का तज़किरा हुआ है। न सिर्फ तज़किरा हुआ है बल्कि मरियम नवाज की गंदी वीडियो इमरान खान के हाथ लग चुकी है। फिर इमरान खान ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया, कैसी वीडियो थी, किसके साथ वो मुलव्विस थी, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो आज अडयाला जेल से कुछ अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई और बुशरा बीबी साहिबा को बनी गला से अडयाला जेल पहुंचाया भी गया और केस की समाअत अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने की और वो जनाब रेफरेंस जो है उसमें 4 मजीद गवाहान के बयान जो हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लिया गया। एक गवाह इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने जरा मुकम्मल की और रेफरेंस से मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयान कलम बंद किए जा चुके हैं, जबकि 16 गवाहों पर जरा मुकम्मल हो चुकी है और समाअत 3 मई तक जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है। जिस तेजी से इस केस में ट्रायल हो रहा है ये एक चीज पत्थर पर लकीर है कि जैसे इमरान खान को बाकी केसेस में सजा दी गई, बिल्कुल उसी तरह से 190 मिलियन पाउंड केस अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब को जो है वो अब सजा देने की मुकम्मल तौर पर जनाब तैयारियां इस वक्त हो चुकी हैं। आज जनाब एक और बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन जो है वो गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जनाब जो केस की समाअत हुई, इमरान खान साहब फिर मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया और खान साहब जो हैं उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पीएससी जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके लिए फाइनल होने की तरदीद कर दी है। शेर अफजल मरवत साहब अपना बयानिया बता रहे थे कि मेरा नाम जो है फाइनल हो चुका है। फिर पार्टी के कुछ लोग वहां पर गए और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनका नाम उन्होंने मेरा नाम कटवा दिया। लेकिन पंजाब से जो आवाजें उठ रही हैं कि पेशावर से किसी का नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि पेशावर में गवर्नमेंट है, पंजाब में एक ओहदा देकर पंजाब से ही किसी को तो पंजाब वालों के लिए सिक्योरिटी मजीद बढ़ जाएगी, तो लिहाजा पंजाब से किसी एक शख्सियत का नाम जो है वो चेयरमैन पीएससी कमेटी के लिए जो है वो बनाया जाए। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी कि शेर अफजल मरवत का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ और सहाफी ने सवाल पूछा कि आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया है, क्या वही नाम फाइनल है? पीए इमरान खान साहब ने कहा कि अभी इस नाम के ऊपर जो है मुशावरत जारी है, बाद में इसका जवाब दूंगा। इसका मतलब सहाफी ने सवाल पूछा कि इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत का नाम वापस ले लिया गया है, कौन सा नया नाम तजवीज़ किया गया है? इमरान खान साहब ने कहा कि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक नाम फाइनल कर लेंगे। अब खान साहब ने कहा कि 30 मिनट के लिए मुझे अपने लोगों से मिलने की इजाजत होती है, अभी तक नाम हमने फाइनल नहीं किया, कल तक नाम फाइनल करके हम शेर अफजल मरवत या किसी को और को जो है नामजद कर देंगे। लेकिन अभी तक शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका नाम ना फाइनल हुआ है और ना ही उनके नाम को नामजद किया गया है। अब जनाब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त जो लाहौर की अदालत जेल में कैद हैं, लखपत जेल में सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सफदर चीमा, उन्होंने जहां इमरान खान के नाम और कोर कमेटी के नाम जेल से खुला खत मुज़ाकरात की तजवीज़ कर दिया है। जनाब उन्होंने खत लिखा, उसमें मुज़ाकरात जो खान साहब ने उसकी इजाज़त दी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी तैयार कर ली और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इनके एक अहम तरीन मुज़ाकरात होंगे। अब जनाब इस सब के अंदर सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सफदर चीमा साहब ने जो खत लिखा, उन्होंने उस खत के लिए जो है वो कुछ नुकात लिखे कि ये शराइत होनी चाहिए
اور ان شرائط کی بنیاد پر کور کمیٹی کو اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ پہلی شرط انہوں نے رکھی کہ 8 فروری الیکشن کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام، آئین کی مکمل بحالی اور نگران حکومت کے غیر آئینی اقدامات کا محاسبہ، اور آئندہ انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کی جائیں اور موجودہ الیکشن کمیشن کو فوری تبدیل کیا جائے، آئین میں دی گئی جمہوری آزادیوں اظہار رائے اور جلسوں کے لیے ماحول فراہم کیا جائے۔ یعنی کہ 2 قیدیوں نے اپنی آزاد سوچ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ آئین اور قانون کا جو ہے وہ اس کی عزت کرتے ہوئے اس کے تقدس کو پامال نہ کیے بغیر آپ ہماری جو ہے وہ شرائط کو تسلیم کریں، ادروائز ہم آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اور اسی قسم کی بات جو ہے وہ حماد در صاحب نے کی ہے کہ ہمیں ان شرائط کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے، ادروائز ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسی سوچ کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر جناب دوسری جانب آج وفاقی وزیر بھی ہیں رانا تنویر حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت اور ہمارے درمیان مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہے تو خوش آمدید کہیں گے۔ نو لیگ جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آئیں ہم سے بیٹھ کر بات کر لیں، بار بار زرداری صاحب کے پاس جایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مفاہمت کا کردار ادا کریں، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم خان سے مذاکرات کر لیں گے، لیکن عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرے گا۔ اور اس حوالے سے جناب احمد میر صاحب نے بھی بڑا دلچسپ قسم کا تجزیہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ تو این آر او مانگ رہا ہے اور نہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک سے باہر جاؤں گا، اور نہ وہ نواز شریف اور زرداری ہے جس کو فتح کر لیا جائے۔ عمران خان کو آپ فتح نہیں کر سکتے، نہ عمران خان این آر او لے گا اور نہ عمران خان اس ملک کو چھوڑ کر جائے گا۔ بڑا واضح پیغام، کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جو مذاکرات کی بھیک عمران خان صاحب سے مانگی جا رہی ہے کہ آئے ہم سے بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، اگر 6 مہینے عمران خان کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرتے اور ان کی پارٹی اپوزیشن بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، اسٹرانگ اپوزیشن کرتی ہے، ہر ایوان کے اندر عمران خان کا نام لیا جاتا ہے، ہر ایوان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس حکومت کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو آنے والے دنوں کے اندر حالات یہ حکومت پیدا کرنے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اگر یہ 6 مہینے مذاکرات نہ کریں تو پھر یہ لوگ آپ کے جو ہے قدموں کے اندر ہوں گے اور یہی لوگ ڈیرا جی کے چکر لگا رہے ہوں گے کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، عمران خان ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسی وجہ سے مذاکرات نہیں کر رہے، وہ ان کو تھکائیں گے، وہ ان کو دھڑا کر ماریں گے۔ تو جناب اس سب کے اندر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات کا مطلب پاور شیئرنگ نہیں ہے، جتنے بھی ادارے ہیں انہیں بدلنا ہوگا، عدالت کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا اور ہر جرم کرنے والے کو خود سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاور شیئرنگ نہیں کر رہے، مذاکرات کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاور شیئرنگ کر لی، ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ملک آگے بڑھتا ہے۔ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا مشورہ دے دیا ہے، انہوں نے ایک بار پھر سے پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آنے والے ہفتوں کے اندر عمران خان کو انصاف نہ ملا تو ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس کے اوپر بات کر دی ہے کہ جناب ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، اگر آپ خان صاحب کو جو ہے وہ انصاف نہیں دیتے، آپ ہماری پارٹی کو انصاف نہیں دیتے، پھر ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا کوئی حق موجود نہیں ہے۔ اب جناب کچھ اہم ترین خبروں کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اس وقت فوجی عدالتوں سے جو خطرناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ خوفناک ترین واردات ڈال دی گئی ہے، اور یہ جنرل عاصم منی صاحب یہ کیا ہو چکا ہے کہ جناب آپ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر کیا رہی ہے ہمارے ساتھ؟ جناب یہ بڑی خوفناک ترین واردات ڈلی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فوجی عدالتوں کے جیل کے اندر جو ہے وہ ایک شخص اس کو 8 ماہ رکھا گیا اور 8 ماہ کے بعد جب اس کو رہا کیا گیا وہ جناب فوری طور پر انتقال کر گیا، وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا، اس کو مینٹل ٹارچر کیا گیا۔ مینٹل ٹارچر کرنے کے بعد اس کے مرنے سے پہلے اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جو ہے وہ غلط سزا جو ہے وہ دی گئی ہے، ایک قتل وہ پھر میاں آباد حسین اور اس کے بعد حسان نیزی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو ٹارچر سیل میں بند کر دیا گیا ہے، ان کو نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، کیا کچھ ہوا ہے۔ تو جناب اس وقت پورے ملک میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہر شہری کا ٹرائل وہاں پر ہو رہا ہے 9 مئی کو لے کر، اور فوجی عدالتیں اس وقت لگ چکی ہیں۔ ایک کرنل یہاں پر انصاف کر رہا ہے، نہ کسی کو جناب یہاں پر وکیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ آپ وہاں پر کوئی جرا کر سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پر کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں کون سا ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے؟ تو جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جب دسمبر 2022 کو ایک خبر آئی تھی کہ جب جنرل عاصم منی صاحب نے جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو دی گئی 14 سال کی قید کی سزا جو ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اب جنرل ریٹائرڈ جناب جاوید اقبال صاحب ہے کون
और उनको 14 साल कैद की सजा फौजी अदालतों के अंदर क्यों सुनाई गई थी? अब चूंकि वो फौज के अंदर थे, जाहिर है उनका मुकदमा फौजी अदालतों के अंदर चलना था। अब जनाब जनरल जावेद इकबाल को ब्रिगेडियर रिटायर्ड रिजवान राजा और डॉक्टर वसीम के हमरा गैर मुल्की खुफिया इदारे की सूरतकारी के इल्जाम ने फौजी अदालत ने साल 2019 में सजा सुनाई थी और जनरल जावेद इकबाल कोर कमांडर रहे और ये जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी रहे, एडवोकेट जनरल और कई दीगर ओहदों पर फौज में रहे, जिसकी वजह से शायद वो पहले इतने हाई लेवल अफसर थे जिनको ऐसी सजा मिली है। इन पर जो इल्जाम लगाए गए वो इंतहाई संगीन थे, जैसे कि अमेरिका को फौज के अंदर की मालूमात फराहम करना, अफगानिस्तान में सरगर्मियों की तफसीलात, गवादर में चाइना का किरदार, रूस से ताल्लुकात, सऊदीयत समेत दिगर अरब वाले के हवाले से मालूमात। ये भी कहा जाता था कि एबटाबाद उसामा बिन लादेन वाक़े की मिलिट्री इंक्वायरी भी इन्हीं की क़यादत के अंदर जो है वो की गई थी। जनरल जावेद इकबाल को जिन पर जो 6 दफात लगाई गई उनमें से 5 जो हैं वो उन्होंने अपने आप को गुनाह कबूल कर लिया कि 5 जो दफात हैं ये मैंने जुर्म किया है। और इस पूरे किस्से को जनाब सुनाने का मकसद ये है और एक सवाल करना है कि एक ऐसा शख्स जो फौज के आला मनसब पर रहा हो और उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, हमारी खुफिया मालूमात को अमेरिका को लीक किया और दुश्मन के साथ मिलकर हमारी फौज के खिलाफ साजिश की है, अगर आप उसकी सजा को माफ कर सकते हैं और वो अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है, उसके बावजूद आपने उसकी सजा माफ करती है, तो जनाब सवाल ये बनता है कि कौम के नौजवान जिनको आप आए दिन तड़ियां लगाते रहते हैं, फौरी तहवील के अंदर आम शहरी जो हैं, जो काबिल वकील हैं, उनके साथ जो आप कर रहे हैं कि उनके पाँव के नाखून आप खींच रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपने उसको तो माफ कर दिया, इनको माफ क्यों नहीं किया जा रहा? इन आम शहरी जितने कौन से मुल्की राज जो हैं उन्होंने किसी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को दे दिए हैं, कौन सा कौमी सलामती को इनकी वजह से जो खतरा है वो लाहक हो चुका है। तो जनाब ये इदारे के अंदर गम गुस्सा जो पाया जा रहा है, इसको इस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें कि अगर आप अपने शख्स को जो गैर मुल्की एजेंसी के साथ मिला हुआ था, अगर आप उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, तो जनाब ये 9 मई वालों को क्या कसूर है? इन्होंने जनाब अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाया था ना, इन्होंने अपना गुस्सा उसका इजहार किया था, बजाय इसके क्या हमारी कौम के साथ खड़े होते। आपने हमारी कौम को भून के रख दिया, आपने जनाब इनको दुश्मन समझ लिया और जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं आपने उनकी सजाओं को माफ कर दिया। तो ये एक अहम तरीन सवाल है कि ये जो है वो जो जुल्म है ये सदा नहीं चलेगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब एक और आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि जो मरीम नवाज की गंदी वीडियो का तस्करा हो रहा है कि उनकी गंदी वीडियो कैसे इमरान खान साहब तक पहुंची, फिर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया। जनाब अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज की गैर अखलाकी मामले के सबूत पकड़े गए और उनके जो गैर अखलाकी जो सबूत थे वो वकला जो हैं वो इमरान खान के पास लेकर गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि खान साहब ये केसेस हैं और हमें मरीम नवाज के ऊपर ये केस बनाने दें और दुनिया के सामने उनका तमाशा बन जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि ऐसा घटिया काम मैंने नहीं करना, हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे कि हम किसी गंदी वीडियोस के ऊपर जो है या गंदे जो फास्ट वीडियोस के ऊपर जो सबूत है हम वो मामला जो है वो अदालतों में लेकर उसकी किसी की पगड़ी जो है वो उछालें। और ये लोग जो हैं वो इमरान खान की पगड़ी उछाल रहे हैं, कभी तौहीन इज़्ज़त निकाह केस में इमरान खान साहब को सजा दे रहे हैं, कभी इमरान खान साहब को प्ले बॉय, कभी इमरान खान को फितना, काफिर, मज़ही और हर तरह का टैग उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इमरान खान की तरबियत है, उसने कहा जनाब मैं ऐसी गंदी और घटिया सियासत जो है वो नहीं करूँगा। और अली बुखारी साहब ने कहा कि मैं इस वाक़े का चश्मदीद गवाह हूँ कि मैंने खुद आंखों से देखा कि खान साहब ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। तो ये जनाब बड़ापन है कि जहाँ पर खान साहब के करैक्टर असैसिनेट किया जा रहा है वहीं पर मेरे कप्तान जो है उसने मरीम नवाज के खिलाफ ऐसा केस बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हालांकि सबूत भी मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, लेकिन ये सब कुछ जो है खान साहब ने इनकार कर दिया। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसी में अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।